कई बार आपके मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे ना, राजनीति को कैसे पढूं, राजनीति को कैसे समझूं, राजनीति का अध्ययन कैसे करूं। राजनीति में इतनी सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में कैसे लगाऊं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ये वाला चैप्टर आपका देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी के माध्यम से इग्नू बीपीएससी 143 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे आज हम, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा विश्लेषण के दृष्टिकोण। देखिए, जब भी हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो उस जानकारी से पहले, उस घटना के वर्णन करने से पहले, उस घटना का अध्ययन करने से पहले हमारे सामने कुछ तरीके होते हैं कि इस तरीके से इस घटना को पढ़ा जाए और उसके बाद इसका विश्लेषण किया जाए। वही तरीके क्या कहलाते हैं? दृष्टिकोण कहलाते हैं। वही तरीके सोच बताते हैं, वही तरीके नज़रिया बताते हैं, वही तरीके आयाम कहलाते हैं। तो राजनीति एक व्यापक विषय है, राजनीति एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संगठन हैं, इसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे मुद्दे इसमें, और समय और परिस्थिति के हिसाब से नए नए मुद्दे भी इसमें शामिल होते रहते हैं। क्योंकि राजनीति का क्षेत्र ही इतना बड़ा है, तो ऐसे में इसकी व्याख्या करना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि राजनीति सेकंडों के हिसाब से बदलने वाली प्रक्रिया है। आज आप देखेंगे कि राजनीति में दिशा पूर्व की ओर चल रही है, कल आप देखेंगे ये पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो राजनीति में जो बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन से तरीके मौजूद हैं हमारे पास, और हमें किन तरीकों से उस समस्या का हल करना चाहिए, किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, किन मुद्दों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये जो तरीके होते हैं, ये जो प्रोसेस कहलाता है, इसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, इसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। क्योंकि किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए, किसी भी सत्य को समझने के लिए जब हम प्रयास करते हैं बिना किसी दृष्टिकोण के, बिना किसी तरीके के, बिना किसी सोच के, बिना किसी नज़रिए के, तो हम एक तरीके से अंधेरे में तीर मारते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों की थ्योरीज होती है, उन थ्योरी के हिसाब से हम चलते हैं, तो हमें लगता है हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई दृष्टिकोण पढ़ोगे, आप चाहे वो आप व्यवस्थित दृष्टिकोण करो, आप चाहे मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ो, चाहे आप उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ो, कोई सा भी दृष्टिकोण पढ़ो, तो उस दृष्टिकोण में हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर बोलबाला रहता है। ऐसे में फिर एक नया दृष्टिकोण आता है और वो उसकी क्या करने लग जाता है? आलोचना। तो बिल्कुल ऐसे होता है भाई, हर एक बंदा किसी एक ही चीज़ से प्रभावित होता है। तो राजनीति में भी ऐसे होता है, और इसके लिए बहुत सारे दृष्टिकोण हैं इसके लिए, और उसमें से कुछ हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो आई होप सो आप चैप्टर में जो आपको समझना है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो राजनीति विज्ञान में सबसे पहला दृष्टिकोण जो कि हमारे चैप्टर में है, व्यवस्थित दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ हम राज्य राजनीति की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम व्यवस्थित दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तो राजनीति में दो दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनमें से एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है और एक है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। व्यवस्थित दृष्टिकोण की बात करें तो ये एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण का भाग है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, और समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन के हिसाब से समाज का सिस्टम क्या है, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जो उस सोसाइटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। मूल रूप से अगर बात करें तो इस दृष्टिकोण का विकास अमेरिका से होता है, और इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई थी ताकि जो नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं उपनिवेशवाद के बाद, इन देशों में किस प्रकार का सिस्टम स्थापित किया जाए ताकि यहाँ की राजनीति चल सके। यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदय अमेरिका से होता है। लेकिन होता किस लिए है? होता इसलिए है ताकि जो छोटे छोटे देश आज़ाद हो रहे हैं, जितने भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पा रहे हैं देश, उन सभी देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। जैसे कि 1960 में आलमंड और कॉलमैन ने एक किताब लिखी है, एक किताब संपादित करी है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इस किताब को छपने के बाद व्यवस्थित दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और आगे व्यवस्थित दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए, व्यवस्थित दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं सबसे पहले ये है कि इसमें हम राजनीतिक गतिविधियों की जो व्याख्या करते हैं वो व्यवस्था के आधार पर करते हैं। अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में सारी राजनीतिक संस्थाएं आएंगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। उनकी संरचनात्मक विशेषता कैसी है, उनका निर्माण कैसे है, उनका प्रोसेस कैसे है, उनकी शक्तियाँ कैसे हैं, विभिन्न संस्थाएं आपस में बातचीत कैसे करती हैं, विभिन्न संस्थाएं आपस में तालमेल कैसे बनाए रखती हैं, आपस में संतुलन कैसे बनाए रखती हैं, ये सब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण में सबसे इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि राजनीति में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसमें व्यवस्था जो है तालमेल बनाने का प्रयास करती है। सिस्टम टूटता नहीं है, सिस्टम लचीला होता है, जो परिस्थिति के हिसाब से ढल तो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। यानी कि जब भी हम व्यवस्थित दृष्टिकोण की बात करते हैं राजनीतिक में, तो हम राजनीतिक व्यवस्थित दृष्टिकोण में सबसे पहले विशेषता ये पाते हैं कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधियों की व्याख्या हैं वो व्यवस्था की अवधारणा के हिसाब से की जा रही है,
इसमें राजनीतिक संस्थाएं शामिल होंगी, उनकी संरचना कैसी, यानी कि उनके निर्माण कैसे हुआ, उनकी बनावट कैसी है, इस पर ध्यान देते हैं। प्रोसेस क्या है कार्य करने का, इस पर हम ध्यान देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जितनी संस्थाएं, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, इन सबका आपस में संवाद कैसे है, ये आपस में तालमेल कैसे बनाकर चल रही हैं, आपस में संतुलन कैसे स्थापित कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें पता क्या होती है, तालमेल इस टाइप से होता है कि ये व्यवस्थाएं परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाती हैं लेकिन टूटती नहीं हैं, यानी कि इतनी लचीली होती हैं कि समय के हिसाब से इनमें परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन ये कभी टूट नहीं सकती। जैसे कि भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में भी व्यवस्थित दृष्टिकोण का अध्ययन प्रयोग किया गया है, और इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि रजनी कोठारी के द्वारा लिखी गई है। जब भारत में आप राज्यों की राजनीति का अध्ययन करते हैं और रजनी कोठारी का नाम अगर ना आए तो राजनीति थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। तो विभिन्न विद्वानों ने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसमें से मैंने ये बताया प्रोफेसर रजनी कोठारी की किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जब हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो एक या एक से अधिक राज्यों का अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से उन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक दलों से संबंधित होती हैं। वो दलों के भीतर मतभेद है तो क्यों है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज है कितनी हैं, किसकी क्या विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी अगर मतभेद हैं तो वो क्यों हैं, जाति के आधार पर भेद हैं तो क्यों हैं, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह, इन सभी चीज़ों का अध्ययन व्यवस्थित दृष्टिकोण में किया जाता है। ये माना जाता है ये सब राजनीतिक व्यवस्था के उपतंत्र हैं। इन सब में महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो है राजनीतिक दल और जाति, जो कि भारतीय संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसा कि पॉल बॉस और रिचर्ड सिसन ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आप अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाति और दल प्रभावित करते हैं। रजनी कोठारी ने भी यही कहा है कि आज़ादी के बाद जो भारत में एक दलीय व्यवस्था थी वो कांग्रेस सिस्टम था पूरी की तरह, जिसने उसने न सिर्फ सेंट्रल लेवल पर बल्कि स्टेट लेवल पर, देखिए आप अगर 47 से बाद की राजनीति देखेंगे तो 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, 57 में दूसरा आम चुनाव हुआ, 62 में तीसरा आम चुनाव हुआ, फिर 67 में चौथा चुनाव हुआ। इन सभी चुनावों में एक कॉमन चीज़ रही कि कांग्रेस लगातार जीती रही, ना सिर्फ केंद्रों में बल्कि राज्यों में भी। तो ये जो लगातार कांग्रेस जीतती गई इसे कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया गया है। तो बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने, बहुत सारे राजनीतिक विज्ञानियों ने ये कहा है कि भारत की राजनीति पूरी तरीके से जाति से प्रभावित है, भारत के सिस्टम में जाति बसी हुई है। तो विकासशील या पारंपरिक समाज को समझने के लिए उन्होंने आधुनिकता की बात करी, परंपराओं के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया। ये देखा कि किस प्रकार से आज आधुनिक देशों में लोकतंत्र की पहचान हो रही है, लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात ये रही कि चुनी हुई सरकार होना चाहिए, राष्ट्र राज्य होने चाहिए, आधुनिक रूप से लीडरशिप होनी चाहिए, लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, राजनीतिक दल होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। तो जब हम राजनीतिक दलों और चुनावों का अध्ययन करते हैं तो रजनी कोठारी ये कहती भी है कि राजनीति और जाति के बीच में जो संपर्क है वो दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन भारत में जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को बदलते रहते हैं। कई बार जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, कई बार एक जाति इतनी ज़्यादा प्रबल राजनीति कर देती है कि पूरी के पूरे उस सिस्टम को चेंज कर देती है। जैसे कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में जो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ये सारे परिवर्तन कहीं ना कहीं जाति आधारित रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय मुद्दा ओबीसी का चल रहा है भारत में। तो ओबीसी समुदाय की भावनाओं को उठाकर 2024 के चुनाव में पार पाना चाहती हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां। इसके अलावा माइनर विनर की एक किताब है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। माइनर विनर की जो किताब है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें बताया गया भारत के बारे में कि भारत में सामाजिक आर्थिक जो परिवेश है, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, राज्य सरकारों का क्या परिदर्शन रहा है, सामाजिक आर्थिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए आप जाति, धर्म, भाषा को कैसे रखते हो, शहर और गाँव का विभाजन आप किस टाइप से करते हो, ये सब इस किताब में बताया गया है। इकबाल नारायण की भी एक किताब है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें विभिन्न राज्यों की राजनीति के व्यवस्थित दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। इस किताब में बताया गया कि इतिहास, राज्यों की राजनीतिक दर्जा, मतलब हर राज्य का इतिहास बताया है, हर राज्यों को राजनीतिक दर्जा कैसे मिला, यानी कौन सा स्टेट कब स्टेट बना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना, राज्यों के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, जातीय आंदोलन में क्या भूमिका रही, धार्मिक संगठनों में क्या भूमिका रही, इसके अलावा शिक्षित वर्ग की क्या भूमिका है। ये सब इकबाल नारायण की इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। हालांकि व्यवस्थित दृष्टिकोण की आगे चलकर आलोचना हुई है और इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करी है मार्क्सवादी विद्वानों ने। मार्क्स वालों का ये कहना था व्यवस्थित दृष्टिकोण हर चीज़ की बात कर रहा है लेकिन वर्ग की बात नहीं कर रहा है, यानी कि जाति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, चुनाव की बात कर रहा है, प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहा है, बट ये ना क्लास की बात नहीं कर रहा है। जबकि हर समाज में, हर व्यवस्था में, हर सिस्टम में एक लोअर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक अपर क्लास होती है, जिसमें से अपर क्लास बहुत कम संख्या में होती है और लोअर क्लास एक बहुत बड़ी संख्या में होती है। ऐसे में जो लोअर क्लास है वो राजनीति में निम्न वर्ग की भूमिका को अनदेखा कर रहा है, ऐसा मार्क्सिस्ट कहते हैं।
यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं उनका ये आरोप है व्यवस्थित दृष्टिकोण वालों पर कि भैया व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है वो हर चीज़ की बात कर रहा है सिस्टम में, बट वो वर्ग की बात नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस दृष्टिकोण के आलोचक इतर देते हैं कि व्यवस्थित दृष्टिकोण मूलतः परिवर्तन विरोधी है और ये चाहता है कि स्थिति वैसे के वैसी बने रहे, सिस्टम वैसा के वैसा बने रहे, समय के साथ से इसमें लचीलापन ना आए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है, तो आप क्या बताओगे भैया कि व्यवस्थित दृष्टिकोण की अगर बात करें तो यह दृष्टिकोण राज्य की राजनीति का अध्ययन करने के लिए सबसे पुराने दृष्टिकोणों में से एक है, हालांकि आधुनिकता के साथ साथ है। इसमें परिवर्तनशील चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। किस लिए हुई थी? औपनिवेशिक देशों की राजनीति को पढ़ने के लिए। आलमंड और कॉलमैन की जो एक किताब है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, इस छपने के बाद ये दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और इसकी फिर विशेषताएं आप पॉइंट टू पॉइंट बताओगे। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि हम और भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस किताब को समझने का प्रयास करें। देखिए ये किताब ऐसी नहीं है कि आप लाइन पढ़े और तुरंत ही तुरंत क्लियर कर दे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए और जिसे इंडियन पॉलिटिक्स में अगर रुचि नहीं है तो वो इस किताब को नहीं समझ सकता। वो पास तो हो सकता है लेकिन समझ नहीं पाएगा भाई। आगे चैप्टर में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। तो देखो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए आप एक मुद्दा ध्यान में रखो कि एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स अपनी आलोचना में ये कहेगा कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, और उच्च वर्ग के पास सारे अधिकार रहते हैं और वो निम्न वर्ग के अधिकारों का शोषण कर लेता है। ऐसे में निम्न वर्ग को चाहिए कि वो एक क्रांति करे और अपनी सत्ता स्थापित कर दे। बिना क्रांति के वो कभी भी अपने आप को नहीं विकसित कर पाएंगे, ऐसा मार्क्स कह रहा है। यानी कुल मिला के कार्ल मार्क्स जो है वो गरीबों की उत्थान की बात कर रहा है, वो गरीबी को विचारधारा को प्रेरित करने की बात कर रहा है। उनका ये मानना है कि उच्च वर्ग ने हमेशा क्या करा है, निम्न वर्ग का शोषण किया, चाहे वो आज डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो भी ऐसा ही कर रही हैं और कहीं ना कहीं मार्क्स हमें ठीक लगता भी है, क्योंकि जब आप मार्क्स को गहराई से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज भी अमीरों के बैठे हुए हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में जितने बंदे बैठे हैं वो भी अमीर हैं, पंचायती चुनाव में भी जो चुनाव लड़ेगा वो भी अमीर है। तो इस प्रकार से ना कार्ल मार्क्स की थोड़ी सी ना जो विचारधारा है वो बिल्कुल ठीक भी लगती है कि देश ना दो भागों में बटा है, एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास, जिसमें से अपर क्लास पूरी तरीके से हावी है, सारे नियम कानून भी इसी टाइप से बन रहे हैं। तो मार्क्स, चलिए अब देखते हैं किताब क्या कह रही है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो ये कहता है कि राजनीति का विश्लेषण वर्गीय संबंध के आधार पर होना चाहिए। ये कहता है कि राजनीति जो है वो वर्ग संबंध का एक परछाई सी है। इसके अनुसार राजनीति समाज में आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि राजनीति को इकोनॉमी चलाती है। ये बात बिल्कुल सही भी है, आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो एक विशेष वर्ग की लीडरशिप करती हैं और किसी एक ही वर्ग के हितों को पूरा करती है, वो वर्ग है उच्च वर्ग। तो व्यवस्थित दृष्टिकोण के विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को ये कहता है कि विकसित देशों ने अपने जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर ऐसे नियम थोपे ही हैं। आज जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, IMF हो, या ये सारे नियम बनाए ऐसे गए हैं, WTO ने नियम बनाए ही ऐसे हैं कि ये बड़े बड़े देशों को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं और छोटे छोटे देशों को कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा। आज जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, आज जो वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, इससे अमीर देश और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब देश और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये संस्थाएं विकासशील देशों पर अपनी शर्तें थोप देती हैं। इन शर्तों की वजह से विकासशील देशों में जो नीतियाँ हैं वो विकसित देशों के हिसाब से डिपेंड होती हैं। नीतियां जो हैं वो आम लोगों पर विपरीत असर डालती हैं। ऐसा लगता है कि चीज़ें प्रॉफिटेबल होंगी बट वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, इवन लॉस में ले जाती हैं। यानी कि सरकारें जो बात करती हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि सरकारें हर साल कहती हैं हम पर्यावरण को अच्छा कर देंगे, लेकिन साल के एंड में जाकर देखो तो कार्बन का स्तर और ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। तो वो करोड़ों अरबों रुपये जाते कहाँ पर हैं? तो उसका रीज़न ये है कि हम जैसे लोग बहुत सारे डिग्री लेकर पास तो हो जा रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि वास्तव में पॉलिटिक्स है क्या, कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है और हम समझ क्या रहे हैं। तो इसलिए हम भावनाओं में बह जाते हैं। बट लॉजिकल अगर पॉलिटिक्स आप करने पे आ जाओ तो सामने वाले नेता की बस की नहीं, वो हमें बहका दे। तो इसलिए किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में लोग ना क्रोधित हो जाते हैं, लोगों के अंदर आक्रोश आता है, लोगों का आक्रोश नीतियों के खिलाफ बढ़ जाता है, वो सरकार की हर नीतियों के खिलाफ आलोचना करने लग जाते हैं और फिर होता है संघर्ष। और यही संघर्ष तो चाहता है मार्क्स। हालांकि आगे चलकर मार्क्स में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया और दो टाइप की मार्क्सवादी विचारधारा आ गई, एक शास्त्रीय और एक नव। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा शास्त्रीय था। आगे बढ़ जाते हैं सीधे, और आगे है नव मार्क्सवादी। नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है ये कहता है कि केवल वर्ग ही नहीं है बल्कि संस्कृति भी प्रभावित करती है राजनीति को। तो संस्कृति राजनीति के विश्लेषण की चेतना और अन्य मुद्दों पर भी उचित बल देते हैं कौन? नव मार्क्सवादी। यानी कि आर्थिक कारकों को तो ये बल देते ही देते हैं, क्लास वाले कारकों को बल तो देते ही देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कल्चर को भी क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसमें ग्रामशी, फ्रैंकफर्ट स्कूल और मिलीवेंट के प्रभाव के रूप में ये विचारधारा उभर कर सामने आई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर कौन सा है? क्लासिकल और नया मार्क्सवादी दृष्टिकोण।
तो अब तक हमने व्यवस्थित दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन किया। इन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। तो जिन चीज़ों का वर्णन मार्क्सवादी दृष्टिकोण में नहीं किया जाएगा, जिन चीज़ों का वर्णन व्यवस्थित दृष्टिकोण में नहीं किया जाएगा, उन चीज़ों का वर्णन किया जाएगा कहाँ पर? उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का ये कहना है कि समय के हिसाब से भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। इवन 1991 के बाद जो पॉलिटिक्स रही है, यानी कि 1991 के बाद की जो भारत में राजनीति रही है, उसमें एलपीजी की नीतियाँ अपनाई गई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गई। जो लोकतंत्र का चरित्र है वो भी थोड़ा सा बदल गया है। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो भी थोड़ा सा बदल गया है। जाति के आधार पर पहचान और भी ज़्यादा प्रबल हुई है। धर्म नए तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में व्यवस्थित दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में इन घटनाक्रमों का कुछ अध्ययन किया गया है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हमें राजनीति के अलग अलग दिशाओं को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। जैसे कि एक दार्शनिक है लियोटार्ड। जो दार्शनिक लियोटार्ड है, इन्होंने उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को अनेक विषय के रूप में लेकर आए हैं। यानी कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को एक तरीके से विकसित किसने किया है? लियोटार्ड ने। इनका ये मानना है कि आज जो राजनीति में नियोजन का रास्ता अपनाया जा रहा है, आज जो राजनीति में प्लानिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है, जो सरकार पॉलिसी निर्धारित कर रही है, ये पॉलिसी ही समाज के संकट के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कोई भी पॉलिसी इस प्रकार से नहीं बनाई जा रही है कि उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा। जब भी सरकार किसी पॉलिसी का निर्माण कर रही है तो उस पॉलिसी के तुरंत ही विरोध में कुछ सामाजिक आंदोलन आ जाते हैं, कई बार कुछ धार्मिक संकट आ जाते हैं, कई बार स्वदेशी ज्ञान की व्यवस्था की बात की जाती है। तो जो आज आधुनिक नियोजन हो रहा है वो एक तरफ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में जमीनी स्तर पर हमें नहीं दिख रहा है। तो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण कह रहा है कि जितने भी सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो हिंसात्मक हो, चाहे विभिन्न पहचान का अध्ययन करते हों, इन सब का अध्ययन कौन कर रहा है? उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। कि आखिर समाज में संघर्ष क्यों है, सामाजिक लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, जिसके पीछे इन्होंने एक कारण बताया कि जो आज की पॉलिसियाँ हैं, जो आज सरकारी जो नीतियाँ हैं, इन नीतियों का जो असमान बंटवारा है, इन नीतियों के रूप से जो एक कुछ लोग ही प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से लोग संघर्ष करते हैं। इस दृष्टिकोण का राजनीति के अध्ययन में चर्चा करें तो कुछ विद्वानों ने बहुत सारी सहमतियां जताई भी हैं। उन्होंने कहा कि जैसे राष्ट्र राज्य हो गया, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, इस पे जो आधुनिक परियोजनाएं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तो इसी वजह से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होते रहते हैं। औपचारिक रूप से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक और दृष्टिकोण है जिसे हम डिस्कोर्सिस या फिर विनिर्गमक विश्लेषण या एनालिसिस कहते हैं। डिस्कोर्सिस या फिर डिस्ट्रक्शनिस्ट एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जैसे कि माइकल फूको ने बताया है कि किसी विषय को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? उस विषय के संबंध में सारा ज्ञान, शक्ति, विमर्श, रचना के संदर्भ में रखकर विश्लेषण करें। यानी कि जब भी हम किसी घटना को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी नॉलेज लें, उसके बाद विचार विमर्श करें और उसके बाद उसका एनालाइज करें। उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि एक से अधिक दलों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो हमें जानना चाहिए कि सत्य क्या है। क्या जैसे आज हमारे यहाँ संघर्ष हो रहा है कि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है, तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि सत्य क्या है, क्या कांग्रेस सही कह रही है या बीजेपी सही कह रही है। कई बार क्या होता है, हम इस असत्य के पीछे इतने ज़्यादा बेमतलब में चले जाते हैं कि दंगे फसाद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसका रीज़न ये है उन लोगों को राजनीति की समझ ही नहीं है। तो जब भी एक जैसे विरोधाभास आएंगे तो प्रत्येक प्रत्याशी को अपने कथन को लॉजिकल बनाना होगा। यानी कि जब भी दो दलों के बीच में मतभेद होंगे तो लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें होनी चाहिए, सत्य के बारे में बात करनी चाहिए, कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष सही नहीं है, इसके बारे में बात करनी चाहिए। पॉल ब्रास ने एक किताब लिखी है, द थेफ्ट ऑन एन आइडियल, द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और कलेक्टिव वायलेंस। इसके अलावा एक और किताब है, प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया। कंटेम्परेरी होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, ये वर्ड इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में होते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद भी आप जान पाएंगे किसके बारे में? उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। कुल मिलाकर आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है समाज में जो संघर्ष है, समाज में जो द्वंद्व है, इन द्वंद्व के कारण क्या है और हमें सत्य की पहचान के लिए अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगला दृष्टिकोण है संघ निर्माण दृष्टिकोण। देखो संघ का मतलब क्या है? भारत, जैसे हम कहते हैं भारत एक संघीय देश है। चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपको अगर मैं ये पढ़ाऊँ कि संघ एक ग्रुप है, हालांकि ये गलत है लेकिन फिर भी ये सही है, क्योंकि फिर आप कहोगे ग्रुप तो यूनियन भी है और भारत के लिए ना फेडरेशन वर्ड का यूज़ किया ही नहीं है संविधान में। तो अगर मैं बोलूँ संघ का मतलब क्या है, संघ का मतलब ये है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, यानी कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो समान रूप से किया जाएगा, राज्यों को भी स्वतंत्रता दी जाएगी और केंद्र को भी स्वतंत्रता मिलेगी, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका को प्रॉपर फेडरलिज्म कहा जाता है। अमेरिका इस समय 50 स्टेटों का ग्रुप है। जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय 13 स्टेट्स का ग्रुप था ये। तो यहाँ पर क्या है, राज्यों को भी स्वतंत्रता दी गई है और केंद्र को भी। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है।
तो संघ निर्माण दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर आप राज्यों को थोड़ी सी स्वायत्ता दे दोगे तो अलगाव विद्रोह प्रदर्शन नहीं होंगे। जैसे कि भारतीय राजनीति में आप देखो, भारतीय राजनीति में क्या होता रहता है, मिजोरम में आंदोलन चल रहा है, नागालैंड में विद्रोही आंदोलन चल रहा है, इधर पंजाब को लेकर कई बार डिमांड्स होती रहती है, कश्मीर को लेकर तो आए दिन मुद्दे होते रहते हैं। तो ये कहता है कि भारत में ना जो ज़्यादा संघर्ष है वो इसलिए है क्योंकि स्टेट को कम पावर दी गई है और सेंट्रल को ज़्यादा पावर दी गई है। तो ऐसे में अगर हम एक संघ की स्थापना करते हैं जिसमें स्टेट्स को भी थोड़ी सी पावर दे देते हैं, सेंट्रल के बराबर सेंट्रल स्टेट के मामले में हस्तक्षेप ना करे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में हस्तक्षेप ना करें, तो इस टाइप से ना हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि संजीव बरुआ की किताब है इंडिया अगेंस्ट इट्स सेल्फ, कि भारत खुद के खुद ही खिलाफ है, जिसमें इन चीज़ों पर चर्चा दी गई है कि भारत की जो समस्या है उसे एक ही तरीके से सुलझाया जा सकता है, वो है संघ निर्माण कर कर, एक फेडरलिज्म की स्थापना करके। फेडरलिज्म की स्थापना में स्टेट को और सेंट्रल को पावर देंगे, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरा चैप्टर पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर छोटा सी लिया है 4-5 लाइन का पैराग्राफ। एक नया दृष्टिकोण आया है, सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। देखो समाज की पूंजी कौन है, हम ही तो हैं। तो किसी भी समाज की जो पूंजी होती है वो मनुष्य होते हैं, क्योंकि समाज ना मनुष्य द्वारा चलायमान है, पैसों से नहीं। जब तक मनुष्य नहीं होगा तो वो पैसों का निर्माण कैसे करेगा। तो पटनाम की एक किताब है मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, सिविक ट्रेडिशंस इन मोइन इटली, इस प्रकाशन के बाद सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल की अवधारणा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। सामाजिक पूंजी नागरिक समाज और डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रही है, जिसमें टॉकविले के विचार हैं, जिस विचारों में बताया गया है कि लोगों के अंदर विश्वास की भावना होनी चाहिए, एक ऐसा मूल्य होना चाहिए जो देश के प्रति हो, इसके अंदर नेटवर्किंग होनी चाहिए और विभिन्न सामाजिक संयोजन होने चाहिए। क्योंकि आज जो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, आज जो नए नए समाजों की स्थापना हो रही है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और ऐसे में हमें लोकतंत्र को एक नई तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम समाज के विभिन्न हिस्सों में देख रहे हैं, समाज के विभिन्न हिस्सों में जब अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है, जैसे कि किताब है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्किम लाइफ, जहाँ सिक्किम के बारे में बताया गया है, हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया। तो भारत में देखा जाए तो जो दंगे हो रहे हैं, तो सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण कह रहा है कि दंगे क्यों हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिया, 6 राज्यों को चुना जिनमें से 3 में दंगे होते हैं और 3 में दंगे नहीं होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भाई दंगे जहाँ पर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हर एक बंदा एक दूसरे से समाज में जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। जहाँ पर कनेक्टिविटी कम होगी वहीं पर दंगे ज़्यादा होंगे। सीधी सी बात है, जब मैं किसी को नहीं जानता तो उसे मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ तो उसे मारना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यही हुई कि जब आप जितने भी जो दंगे वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर देखेंगे तो कम्युनिटी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिशन में है, कम्युनिटी के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन जहाँ पर दंगे नहीं हुए हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखेंगे समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है, भले ही वहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, और वहाँ पर दंगों की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाती है। तो सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण इसी चीज़ पर बल देता है। चुनावों के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण देखिए, लोकतंत्र मतलब चुनाव और चुनाव मतलब लोकतंत्र, ऐसा भारत के लिए कहा जाता है, क्योंकि बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में चुनावों का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनाव का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनावों को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चुनाव का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के लिए एक नए दृष्टिकोण का उदय हुआ है, चुनाव के अध्ययन का दृष्टिकोण। भारत की बात किया है तो भारत में चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो, राज्य स्तर पर चुनाव हो, चाहे स्थानीय स्तर पर चुनाव हो। इसलिए बहुत सारे विद्वानों की रुचि हमेशा इसलिए रहती है इसमें, बहुत सारे पत्रकार और चुनाव विश्लेषक के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। 1960 के बाद तो लोगों की रुचि बहुत तेज़ी से बदली है इसमें। आज हम देखते हैं कि पब्लिक चुनाव में उत्सुक क्यों है। आज हमारे देश में तो बात की जाए तो भारत में तो आए दिन चुनाव होते ही रहते हैं। तो इसके लिए नई दिल्ली में एक CSDS मुख्य भूमिका निभाता है। इसके लिए ये एक एजेंसी है जो चुनावी सर्वेक्षण के लिए आंकड़े तैयार करती है, डाटा तैयार करती है, डाटा इकट्ठा करती है, सर्वे करती है, जिसके माध्यम से लोगों की राय बताती है। इसलिए चुनाव से पहले एक पोल हो जाता है कि हाँ भाई एग्जिट पोल में ये राजनीतिक पार्टी इस बार जीत सकती है। तो इसके लिए CSDS अपने आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसमें चुनाव के अध्ययन के लिए समय समय पर शोध होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं। जैसे पॉल और ब्रास का कहना है, जो ये रिसर्च होती है ये परिस्थिति विश्लेषण यानी कि इकोलॉजिकल एनालिसिस कहलाती हैं। इसमें राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि कितने लोग सरकार की पॉलिसी से खुश हैं, कितने लोग सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं हैं। तो ये चुनावी दृष्टिकोण है। आगे चैप्टर का एक सारांश है। तो आई होप सो यदि इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बनता है, चाहे वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में पूछ ले, संघ निर्माण दृष्टिकोण के बारे में पूछे, सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण के बारे में पूछे, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पूछे, या फिर पूछे व्यवस्थित दृष्टिकोण के बारे में, तो आप इस चैप्टर से किसी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में दिक्कत है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।